शुभ प्रभात। आप लोगों की हिंदी पाठ्य पुस्तक से हम लोग पाठ संख्या 10 कामचोर को पढ़ रहे थे। वीडियो के पहले भाग में हमने पढ़ा कि घर के लोग बच्चों को कामचोर कहते थे क्योंकि वो घर पे हिलडुल कर एक भी काम नहीं करते थे, स्वयं पानी भी नहीं पीते थे। फिर बच्चों को यह बोला गया कि आपको तनख्वाह मिलेगा अगर आप काम करेंगे। बच्चे इस लालच में तैयार हो गए और बच्चों को काम बताए गए। बच्चों ने काम करना शुरू किया, लेकिन बच्चे जिस काम को भी हाथ लगा रहे थे वह काम खराब ही हो जा रहा था। चाहे फर्श से धूल उड़ाना हो, चाहे पेड़ में पानी डालना, या फिर मुर्गियों को हाथ हाँक कर दरबे में बंद करना। जिस काम में भी गए सभी आपस में झगड़ा लड़ाई किए और काम को तहस नहस कर दिए। आज हम लोग पढ़ेंगे जो मुर्गियां खुली थीं और पूरे घर में तबाही मचा रही थी, दौड़ रही थी, उसके आगे क्या हुआ। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेज़ी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊँट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी, एक भी दड़बे में जाने को राजी न थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं लगे हाथ उनको भी दाना खिला दिया जाए। अब बच्चे एक के बाद एक काम करने में जुटे हुए हैं। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने पर सूप लेकर जो सबकी सब झपटी तो भाग कर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है, यानी एक के पीछे एक चलती हैं। भेड़ चाल उसी को बोलते हैं, सब एक दूसरे के पीछे। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौदती बैंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ पड़ी। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। यानी कि जिधर से भी भेड़ें गुजरी उधर घर में सब कुछ तहस नहस कर दिया। ऐसा लगा कोई हमला करके निकल गया। जहाँ जहाँ से सूख गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थीं। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाले की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दलान में बैठी मटर की फलियां तौल तौल कर रसोइये को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हों। भेड़ों को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं। वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कड़ाही में झोंक दी। यानी कि बच्चे जब मुर्गियों को दरबों में घुसाने में असफल हुए तो उन्हीं की सेना की एक टुकड़ी अब जो भेड़ें थीं उन्हें दाना डालने के लिए गई। अब वहाँ चूँकि भेड़ें भूखी थी इसलिए वो दाने की तरफ दौड़ पड़ी और वो बच्चों से संभाल नहीं हुई। पूरे घर में जिधर भी भेड़ें दौड़ी सब कुछ तहस नहस कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी सेना ने हमला कर दिया हो। सब कुछ इधर उधर तितर बितर बिखरा हुआ। यहाँ तक कि एक जो सब्जी वाली आकर मटर की फलियाँ तौल रही थी रसोइये को देने के लिए, उस पर भी भेड़ों ने हमला कर दिया। वो बेचारी लड़ी भी, लेकिन रुए जैसे गदगद शरीर पर उसके वार का कुछ असर न हुआ और भेड़ों ने उसकी सभी सब्जियां अपने पेट में झोंक दी। इधर यह प्रलय मची थी कि उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। देखिए अब यहाँ व्यंग है। एक मुर्गियों की तरफ जो फौज थी तहस नहस मचाई थी, इधर भेड़ें अलग। अब एक तीसरी जो टुकड़ी है वो भी लापरवाह नहीं है। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दोहने पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस
एकदम जैसे चारों पैर जोड़ कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंसों की आगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंसों के पैर बांध दिए गए। आगाड़ी पिछाड़ी मतलब आगे के दोनों पैर और पीछे के दोनों पैर बांधकर दूध निकालना। पिछले 2 पैर चाचा जी की चरपाई के जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं। चाचा जी के चरपाई से ये रस्सी बंधी हुई है भैंस के पिछले पैर की। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों में बांध अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूट कर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। यानी कि जो तीसरी टुकड़ी थी, अब उसने भैंसों को भी दूध निकालने के उद्देश्य से भैंसों के पास गए, उसका पैर बांधने की कोशिश की। तब तक अगला पैर बांधने से पहले ही भैंस भाग गई और चाचा जी की चारपाई उसी में बंधी थी। वो चाचा जी को चारों तरफ भूकंप की तरह दौड़ा रही थी। बेचारे चाचा जी जब नींद से जगे, इस भूचाल को उन्होंने देखा तो बच्चों को काम सौंपने वालों को बुरा भला कहने लगे। यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। बहुत हास्यप्रद दृश्य था। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। बछड़ा तत्काल जुट गया। दूहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारे गिलास कटोरों पर भी पड़ गए। बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट के 3/4 में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियाँ, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियाँ, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियों की बाग में हकाई की गई, मातम समानाती तरकारी वाले के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने चुनौती दे दी। बच्चों ने घर में इतना उथल पुथल मचा दिया, इतनी सब चीज़ें खराब कर दी, घर का पूरा परिदृश्य ही बदल दिया, जिससे अम्मा एकदम चिढ़ गई और उसने फैसला किया कि अगर इस घर में बच्चे काम करेंगे तो फिर मैं नहीं करूँगी, मैं मायके चले जाऊँगी। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। कोर्ट मार्शल आर्मी फौज में दी जाने वाली एक सज़ा है। उसी प्रकार बच्चों को भी सज़ा दी गई। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, पहले बोले थे लोग कि जो काम नहीं करेगा उसे खाना नहीं मिलेगा। अब जब काम किया तो लोग बोलने लगे कि काम करोगे तो खाना नहीं मिलेगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। इस तरह यह कहानी कामचोर समाप्त होती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, कामचोर शीर्षक कहानी से, कि हमें या किसी भी अभिभावक को अपने बच्चों के उम्र के अनुसार उनसे छोटे मोटे काम कराने चाहिए। अपने देख रेख में उन्हें काम करने, कैसे काम होता है इसकी जानकारी देनी चाहिए। और बच्चों को भी चाहिए कि अपने उम्र के हिसाब से छोटे बड़े कामों में अपने माता पिता का सहयोग करें। अन्यथा अगर हम बच्चों से काम नहीं कराते, उनको किसी भी काम करने की आदत नहीं होती, तो जब अचानक से उन्हें कोई काम सौंपा जाए तो यही परिदृश्य होता है। घर में सब कुछ तहस नहस हो जाता है और वो बच्चे सही तरीके से काम करने में असमर्थ पड़ जाते हैं। इसलिए बच्चों को उस उम्र के हिसाब से शुरू से ही छोटे मोटे काम करवाने चाहिए। इस प्रकार यह कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।